हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ़तेह क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड में कक्षा 8 इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक, जो नए सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक का है वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या मतलब है इस लेसन का या इस जो टाइटल का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस पे कोई प्रेजेंट है जो कि बेस्ट है विश्व में, इन द वर्ल्ड, यानी कि किसी के लिए ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट है जो उसके लिए पूरी दुनिया में बेस्ट है, यानी कि इससे अच्छा क्रिसमस पर उसको कोई प्रेजेंट मिल ही नहीं सकता। तो इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपकी बुक में। क्या लिखा हुआ है टाइटल, बिफोर यू रीड। इट मीन्स कि आप लेसन पढ़ें, स्टोरी पढ़ें, इससे पहले आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी है, जो कि है देयर आर सम डेट्स और periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे पीरियड्स हैं, कुछ ऐसे डेट्स हैं जिनको विश्व में आज तक जाना जाता है, याद रखा जाता है। वो कौन सी हैं? ठीक, द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी आपको मेंशन की गई है इस चैप्टर में, वो इन्हीं डेट्स में से एक डेट पर आधारित है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध है जो कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में हुआ था 1914 में। ठीक है, तो कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा जो है वो वॉर था? तो ये वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। ठीक है, ये कौन सा वॉर था? ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है? वॉर तो हिस्ट्री में और भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन दो वॉर ऐसे थे जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं आज तक, जो जिनको भुला नहीं पाई है दुनिया, जिनके इफ़ेक्ट्स आज तक हमें देखने को मिलते हैं। वो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि आज तक और जो भी वॉर हुए हैं, जैसे अपने करगिल का युद्ध था, तो ये एक क्षेत्र विशेष, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में हुए वॉर थे। ठीक है, टू कंट्रीज़, कोई स्पेसिफिक टू कंट्रीज़ थी, उनके बीच हुए थे। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर था, इसमें क्या था कि पूरा वर्ल्ड जो था वो दो गुटों में क्या था, डिवाइड हो गया था। एक तरफ थे फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो इन दोनों गुटों में डिवाइड हो गया था जो था वर्ल्ड पूरा का पूरा, और कुछ कंट्रीज़ जो थे वो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के साथ थे, जबकि दूसरी कुछ कंट्रीज़ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा वर्ल्ड दो गुटों में डिवाइड हो गया था। तो इसलिए इस जो वॉर को क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1914 से शुरू हुआ था और 1914 से शुरू होके 18 तक, ठीक है, 1918 तक चला था। तो इसके बारे में आपकी जो स्टोरी है वो है। ठीक, तो आगे कुछ और डेट्स दे रखी हैं, जैसे डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। तो क्या आप जानते हैं ये जो डेट्स दे रखी हैं आपको, ये किस इवेंट्स से रिलेट करती हैं, किस इवेंट से रिलेटेड हैं? तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली जो डेट है आपको दे रखी है 4 जुलाई 1776।
अब ये जो डेट है आपकी, ये किससे रिलेटेड है? इस दिन क्या हुआ था? इस दिन अमेरिका क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। जैसे अपने 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसी तरह इस दिन इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेट दे रखी है वो है 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो आपके हवाई जहाज़ हैं, प्लेन हैं, वो पहली बार बनाए गए थे और उड़ाया गया था। किसने बनाया था? ये थे विल्बर एंड ऑरविले राइट। क्या थे? 2 लड़के थे, विल्बर और ऑरविले। कौन थे? विल्बर और ऑरविले 2 लड़के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एक फ़्लाइट बनाई थी और उसको हवा में उड़ाया था, जो कि 12 सेकेंड तक हवा में रही थी। कितने? 12 सेकेंड्स तक। 12 सेकेंड्स तक जो हवा में रही थी और 120 फीट, कितना? 120 फीट, 120 फीट ऊंचाई पर 12 सेकेंड के लिए हवा में रही थी। जो पहली फ़्लाइट बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी विल्बर और ऑरविले के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपकी डेट दे रखी है वो है 6 अगस्त 1945। ये था आपका हिरोशिमा डे, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 जापान के शहर हैं, इनके ऊपर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो ये पहला जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा शहर पर। तो उसकी डेट है। नेक्स्ट जो डेट दे रखी है 30 जनवरी और 1948। ये इस दिन क्या हुआ था? जो महात्मा गांधी थे उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 के दिन। 12 अप्रैल 1961। नेक्स्ट जो डेट है आपकी 12 अप्रैल 1961। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन एक यूरी ए गैगरिन नाम का व्यक्ति था, जो पहला ऐसा व्यक्ति बना था जिसने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए थे, परिक्रमा की थी। किसकी? हमारी पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति बना था यूरी ए गैगरिन। कौन सी तारीख थी उस दिन? 12 अप्रैल और 1961। अब नेक्स्ट जो डेट आपको दे रखी है वो है 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? इस दिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में सारे जानते ही हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। पहली बार कोई व्यक्ति धरती से चंद्रमा पर कदम रखा। तब तारीख क्या थी उस दिन? 20 जुलाई 1969। तो ये सारी डेट्स, ये सारे इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर शुरू करने से पहले ये साइड में आपको जो दिए गए हैं ये हैं वोकैबुलरी, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से, सीखने से पहले क्या ज़रूरी होता है? उसकी वोकैबुलरी आना। ठीक है, ग्रामर से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी वोकैबुलरी पे आपकी पकड़ होना। जब तक आपको शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे, आपको मीनिंग पता नहीं होंगे, आप किसी भी लैंग्वेज को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वोकैबुलरी हर लैंग्वेज की आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है पढ़नी। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं, जैसे स्पोटेड इट। पहला कौन सा है? स्पोटेड इट।
स्पॉटेड इट का मतलब क्या होता है? सॉ इट, फाउंड इट। इनफॉर्मल वे में जो सॉ यानी कि इसको देखा, इसको ढूंढा, इसके लिए इनफॉर्मल वे में अपने जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं स्पॉटेड इट। ठीक है, तो इनफॉर्मल वे में लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं जैसे वो जहाँ जिनकी ये लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश, जैसे हमारे लिए तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जिनकी ये लोकल लैंग्वेज है तो वो उसमें जो अपने लोकल वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसको अपने कह देते हैं कि इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल वे में वो सा इट, फाउंड इट के लिए स्पॉटेड इट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वर्ड वो है स्कॉच मार्क्स। कौन सा है? स्कॉच मार्क्स। इसका मतलब क्या है? बर्न मार्क्स। बर्न मार्क्स मीन्स जले के निशान, तो जले के निशानों को कह देते हैं स्कॉच मार्क्स। वॉज गोइंग फॉर, वॉज गोइंग फॉर आपकी फ्रेज होगी एक, इसका मतलब क्या है? वॉज सेलिंग फॉर, तो ये बेची जाने वाली थी। ठीक है, वॉज सेलिंग फॉर, बेची जाने वाली थी, ये भी इनफॉर्मल वे में कह रहे हैं वो लोग। और रीस्टोर, रीस्टोर का क्या मतलब है? रिपेयर। यहाँ पे जो इसका मीनिंग दिया है रीस्टोर, रिपेयर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। विनियर, विनियर का क्या मतलब है? ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। क्या है? विनियर का क्या मतलब है? थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, यानी कि जो चीप वुड, चीप वुड का क्या मतलब होता है? ऐसी लकड़ी जो सस्ती हो, तो सस्ती लकड़ी के ऊपर क्या करते हैं? उसको डेकोरेशन करने के लिए एक थिन लेयर यानी पतली जो है वो परत चढ़ा दी जाती है प्लास्टिक की। तो ऐसा प्लास्टिक जो एक चीप वुड है, जो सस्ती लकड़ी है, उसको डेकोरेशन करने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसको विनियर कहते हैं। जैसे मान लो अपने प्लाई लगाते हैं, ठीक है, तो प्लाई लगी हुई देखी होगी आपने अपने फर्नीचर्स के ऊपर, टेबल कुर्सियों के ऊपर होती है जो प्लाई, उस तरह की ये एक है जो जिसको विनियर कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने, अब लेसन फाइनली अपने शुरू करेंगे। क्या कह रहा है आपका लेसन? स्टोरी है जो आपकी वो शुरू होती है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। तो इसका क्या मतलब है? आई स्पॉटेड इट, स्पॉटेड का मतलब आपने जहाँ पे जाना, साइट और फाउंड इट, यानी कि मैंने इसको पाया या इसको देखा, कहाँ पे? एक जंक शॉप में। तो जंक शॉप क्या होती है? जैसे अपने कबाड़ का नहीं, कबाड़ खाना होता है, वहाँ से वो लेके आया, उस वहाँ पे उसने इसको देखा या पाया। ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है, ब्रिडपोर्ट शहर का नाम है। ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप है, वहाँ पे इसने इसको देखा या पाया। किसको? ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क है, यानी कि एक जैसे वो नहीं होता अपना टेबल होता है जिसके ऊपर ड्रॉर्स लगी होती हैं, वो वाला था। ठीक है, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। मैन सेड का क्या मतलब है? मैन वो आदमी जो इसको बेच रहा था। ठीक है, जंक शॉप का जो शॉपकीपर था वो, उसने क्या बताया उसको कि 19th सेंचुरी अर्ली, अर्ली का मतलब जो बिगिनिंग में थे 19th सेंचुरी, उससे मतलब उस समय का है ये, 19वीं शताब्दी के अर्ली, यानी कि जब शुरू हुई थी 19वीं शताब्दी तब का है ये डेस्क। ठीक है, एंड ओक, ओक लकड़ी है। क्या होता है ओक का मीनिंग? बलूत का। ठीक है, बलूत कहते हैं हिंदी में इसको। तो बलूत के पेड़ की यानी बलूत की लकड़ी की ये बनी हुई थी। एंड आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। पर मैं क्या था कि मैं उनको ख़रीदना चाहता था। ठीक है, मैं ख़रीदना चाहता था उनमें से एक, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगे थे, तो
मैं उनमें से एक ख़रीदना चाहता था। उस वहाँ पे मैंने डेस्क देखे, लेकिन वो क्या थे, बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये जो थी ओक वाली, ठीक है, रोल टॉप डेस्क वाली, ये क्या था, ये था वॉज इन बैड कंडीशन। ये बहुत बुरी कंडीशन में थी, यानी कि बहुत बुरी स्थिति में थी। स्थिति में मतलब बुरी स्थिति कैसे होगी डेस्क की, कि वो टूटी फूटी थी, बहुत पुरानी थी, ठीक है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्जली मेंडेड। तो द रोल टॉप क्या था, सेवरल पीसेस, बहुत सारे हिस्से से हो चुके थे, उसकी लेग जो थी वो क्लम्जली मेंडेड थी, मतलब जोड़ी गई थी उल्टे फुल्टे तरीके से। क्लम्सली का मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी तरीके से उसको क्या किया गया था, मेंडेड किया गया था, यानी कि उसको जोड़ा गया था, उसकी रिपेयर करी गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी एक साइड पे नीचे तक उसके क्या थे, स्कॉच मार्क्स थे। स्कॉच मार्क्स आपने यहाँ पे पढ़े, कौन से होते हैं, जो बर्न मार्क्स होते हैं, यानी कि जो जले हुए के निशान थे एक साइड पे उसके सारे के सारे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये हमें क्या थी, गोइंग फॉर, इट वॉज गोइंग फॉर का मीनिंग आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये बेची जा रही थी किस पर, लिटिल मनी, मतलब ये बहुत सस्ती थी। जो दूसरी सारी थी वो महंगी थी, वो मैं ख़रीदना मुझे चाहिए भी ज़रूर थी, लेकिन वो बाकी महंगी थी। और इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इसके लिए बहुत कम पैसे मांगे जा रहे थे। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने क्या सोचा, रीस्टोर का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है आपको, रिपेयर, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, आई थॉट, थॉट मीन्स सोचा, तो मैंने सोचा मैं इसको रीस्टोर कर लूँगा, यानी कि रिपेयर कर लूँगा। तो मैंने सोचा मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये क्या हो सकता था, ये एक रिस्क हो सकता था मेरे लिए, एक चैलेंज भी हो सकता था। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु क्या थी, मुझे ये ख़रीदनी ही पड़ी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बाकी जो थी वो महंगी थी, तो एक ख़रीदनी थी मेरे को, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको ख़रीद लिया। ये मेरे लिए रिस्क हो सकता था, चैलेंज हो सकता था, मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूँगा, लेकिन हो सकता था कि मैं इसको रिपेयर ना कर सकता, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसको क्या कर लिया, ख़रीद लिया, ठीक है। तो आई पेड द मैन, मैंने क्या किया, आदमी को पेड किया, मैंने उसको पैसे दिए आदमी को, एंड ब्रॉट इट, और क्या कर लिया, ख़रीद लिया इसको। इट ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैं इसको क्या किया, इसको अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, एट द बैक ऑफ द गैरेज मतलब उसके घर में गैरेज है, उसके गैरेज के में उसका जो वर्क रूम है, जहाँ पे वो काम करता है कुछ, वहाँ पे उसको ले गया, ठीक है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, तो मैंने शुरू किया, बिगेन मतलब शुरू किया, वर्क करना शुरू किया, ऑन इट इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, ऑन क्रिसमस ईव। अब ये क्रिसमस ईव कौन सी होती है, क्या जो क्रिसमस डे वाले दिन जो इवनिंग होती है वो वाली होती है क्रिसमस ईव, नो, क्रिसमस ईव होती है जो क्रिसमस से पहले दिन होती है। क्या कब होती है, क्रिसमस से पहले वाले दिन होती है, वो होती है क्रिसमस ईव। पहले वाले दिन मतलब शाम को, ठीक है। तो क्रिसमस से पहले वाला जो दिन होता है उसकी जो शाम होती है, ठीक है, क्या होती है, शाम होती है, उसको क्रिसमस ईव बोलते हैं। तो क्रिसमस ईव वाले दिन मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मतलब इसको रिपेयर करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. आई रिमूव्ड द रोल टॉप, मैंने क्या किया, उसका जो रोल टॉप था उसको कंप्लीटली उसको रिमूव कर दिया, यानी कि वहाँ से हटा दिया, उसको अलग अलग कर दिया। एंड पुल्ड आउट, और क्या किया, खींचा, पुल्ड आउट मतलब खींचा, द ड्रॉर्स, जो ड्रॉर थे उसके उनको खींच के देखा, ठीक है। तो द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब विनीर आपको बता दिया गया है, यहाँ पे वो लेयर है, यानी मान लो कोई प्लाई है, क्या है, प्लाई है।
तो प्लाई जो थी हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह से ऊपर उठी हुई थी। लिफ्टेड मतलब ऊपर उठी हुई थी, ऊपर उठी हुई थी मतलब उखड़ी हुई थी। क्या थी? उखड़ी हुई थी। तो विनीर जो थी वो उखड़ी हुई थी हर जगह से। आगे चलते हैं। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे क्या लग रहा था कि ये वाटर डैमेज है। क्या लग रहा था कि वाटर डैमेज है, यानी कि मतलब ये क्यों उखड़ गई है? पानी की वजह से। तो पानी लगने की वजह से जो टेबल्स पे प्लाई वगैरह होती है वो उखड़ जाती है। तो मुझे ये लगा कि मैंने देखा कि इसका वाटर डैमेज हुआ है, यानी कि पानी की वजह से ये उखड़ गई है। बोथ फायर एंड वाटर had clearly taken their toll on this desk। तो क्या कहना चाह रहा है वो कि दोनों, सिर्फ एक जो था पानी ही नहीं था इसकी वजह, और क्या थी? आग भी थी। तो आग और पानी दोनों ने क्या किया था? अपना इफेक्ट डाला था इस डेस्क के ऊपर। टेकन देयर टोल मीन्स, आपको यहाँ पे फिर वोकेबलरी दी हुई है। टेकन देयर टोल का मतलब होता है डैमेज। इसको डैमेज किसने किया था? दोनों ने किया था इस डेस्क को। आपको बताया स्कॉच मार्क्स थे, यानी कि आग से जले हुए के निशान भी थे उसकी, वो जो एक टांग थी। तो पानी और आग दोनों ने इसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट। क्या होता है? शट टाइट। तो जो लास्ट ड्रॉर थी, सारी उसने ड्रॉर्स खोल खोल के देखी। जो लास्ट वाली ड्रॉर थी वो स्टक फास्ट थी। स्टक फास्ट मीन्स अटक गई थी वो। क्या? शट, बहुत मतलब बहुत टाइटली उसको शट किया हुआ था, यानी कि बंद करते टाइम ज़्यादा ऐसे अपने धकेल देते हैं ना किसी चीज़ को, तो ऐसे टाइटली उसको शट किया गया था। तो लास्ट वाली ड्रॉर खुल नहीं रही थी उससे। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। ईज आउट इट जेंटली। तो मैंने क्या किया? मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की कि मैं इसको क्या कर सकूं? ईज इट आउट जेंटली, मैं इसको आराम से बहुत जेंटली इसको बाहर निकालूं। ठीक है, मैंने हर कोशिश की कि मैं इसको आसानी से आराम से खींच के क्या करूं? बाहर निकालूं, ताकि ये टूट फूट ना जाए। उसने ख़रीदी थी तो उसको सही करना था, तोड़ना नहीं था। तो उसने कोशिश की कि वो उसको आसानी से और प्यार से आराम से उसको खींच के बाहर निकाले। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मतलब उसने पहले तो कोशिश की आराम से उसको बाहर निकालने की, लेकिन फिर क्या हुआ? उसको ब्रूट फोर्स जो थी वो यूज़ करनी पड़ी। अब ब्रूट फोर्स क्या होती है? इसका मतलब होता है पाशविक। क्या होता है? पाशविक बल। पाशविक बल का क्या मतलब होता है? पाश का मतलब, ब्रूट का मतलब पशु होता है, फोर्स, यानी फिर वो उसको पाशविक बल से उसको खींचना पड़ा, यानी कि पशुओं की तरह उसको जोर लगा के खींचना पड़ा उसको बाहर, अंत में जब वो नहीं खुली तो। आई स्ट्रक शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉर। क्या मतलब है इसका? कि आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने क्या किया? फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। शार्पली, मैंने इसको तेज़ी से क्या किया? साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी जो वो मुट्ठी है उसकी साइड से इसको तेज़ी से, शार्पली तेज़ी से खींचा। द ड्रॉर फ्लू ओपन, जो ड्रॉर थी वो ओपन होगी। टू रिवील अ शैलो स्पेस, वो फिर जैसे खुल के ड्रॉर बाहर आई तो उसने रिवील किया। रिवील किया मतलब जो जैसे सीक्रेट अपना रिवील कर देते हैं, बता देते हैं। तो उस जब मतलब उस ड्रॉर खुल के जब ऐसे बाहर निकल के आई तो ए शैलो स्पेस अंडरनेथ। शैलो स्पेस क्या होता है? जो तंग स्पेस, जगह।
एक शैलो स्पेस थी वहाँ पे अंडरनीथ, उसके नीचे, ठीक है, संकरी या जिसको कहते हैं कम थोड़ी सी जगह थी उसके नीचे। ए सीक्रेट ड्रॉर, एक सीक्रेट ड्रॉर था उसके नीचे, जो एक मतलब शैलो स्पेस, यानी उसके नीचे एक शैलो स्पेस थी जो कि एक क्या था, सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, यहाँ पे कुछ ना कुछ था। क्या था, यहाँ पे कुछ ना कुछ था, क्योंकि वो सीक्रेट ड्रॉर थी तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो ज़रूरी था वो रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने जब उसको देखा वहाँ पे कुछ ना कुछ था तो मैं वहाँ पहुँचा, मतलब आगे मैंने उसकी खोज की, ठीक है। इन एंड मैंने अंदर तक उसको देखा, एंड टुक आउट, और मैंने क्या किया, टुक आउट बाहर निकाला, एक ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, क्या निकाला, ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मैंने बाहर निकाला। क्या निकाला, ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा, उसने क्या बाहर निकाला, ए स्मॉल, एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। तो एक छोटा सा टिन का जो बॉक्स है काले रंग का, वो मैंने वहाँ से बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके जो टॉप पर क्या थी, सेलो टेप लगी हुई थी। इट टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, जो इसके ऊपर जो सेलो टेप लगी हुई थी इसके टॉप के ऊपर, उसमें क्या था, और वो क्या था, ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, वो क्या था, एक टुकड़ा था लाइंड नोट पेपर का, यानी कि इसके ऊपर जो सेलो टेप से लगा हुआ था वो एक लाइंड नोट पेपर था। क्या था, लाइंड नोट पेपर, यानी लाइनों वाला नोट पेपर था, कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, उसका टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, शैकी हैंड राइटिंग क्या होती है, अस्थिर, क्या होती है, अस्थिर जो हैंड राइटिंग होती है, यानी कि कांपते हुए से हाथों से जो लिखी गई हो ऐसी हैंड राइटिंग। इसमें क्या थी, वो जो नोट था वो शैकी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। अब उस नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ था, उस नोट के ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, यानी जिम का जो अंतिम पत्र, क्या था, जिम का लास्ट लेटर था ये। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, तो डेट ये है जो आपको याद रखनी है, कौन सी, जिम का जो लास्ट लेटर वो कितनी तारीख को रिसीव किया गया था, वो जनवरी 25, 1915, कब रिसीव किया गया था, जनवरी 25, 1915, तो 1915 20 जनवरी को जो जिम का था लास्ट लेटर वो रिसीव किया गया था। टू बी बरियड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बरियड विद, टू बी बरियड का मतलब इसको दफना दिया जाए, विद मी, मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स का क्या मतलब है, टाइम कम्स का मतलब है कि जब समय आएगा, तो समय कौन सा समय, कौन से समय की बात की जा रही है यहाँ पे किसी नॉर्मल समय की बात नहीं की जा रही, जहाँ पे उसकी डेथ की बात की जा रही है, ठीक। तो जब समय आए तो इसको मेरे साथ दफना दिया जाए, यानी कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे साथ इस जो लेटर को है वो साथ में दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, तो ये अब क्या है, ये यहाँ तक जो है टाइम कम्स तक, ये उस नोट के ऊपर लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर पहले इसका टाइटल था, ठीक है। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, इस तारीख को वो मिला था लेटर। टू बी बरियड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो मेरे साथ दफना दिया जाए, इतना इसके ऊपर जो था वो क्या था, टाइटल था, जो लिखा हुआ था, नोटिस था, वो लिखा था। अब आगे क्या है, ये जो आपका स्टोरी टेलर है उसके बारे में शुरू करते हैं अपने। फिर वो क्या कहता है, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, तो वो क्या कह रहा है कि मुझे एहसास है इस बात का, आई न्यू
मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड, जो मैंने किया, जो मैं करने वाला था, एंड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, तो मेरे लिए ये क्या था, गलत था। अपने ये आपके मैनर्स में आता है, गुड मैनर्स में आता है कि आप किसी का लेटर है या जो कोई जिसमें कुछ सीक्रेट है वो हमें नहीं पढ़ना होता है, लेकिन क्या था यहाँ पे, उसकी कंडीशन क्या थी, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ, या मैंने जो किया वो गलत था। ओपन द बॉक्स, ठीक है, तो इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, तो मेरे लिए क्या गलत था, ओपन द बॉक्स, जो बॉक्स था उसको खोलना ही मेरे लिए गलत था। बट क्रियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, तो मेरी जो क्रियोसिटी थी, क्रियोसिटी मतलब उत्सुकता, क्या थी, उत्सुकता, तो मेरी उत्सुकता ने मुझे क्या कर दिया, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स होता है जैसे मान लो पछतावा है, पछतावा, ठीक है, आप इसको पछतावा कह सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी डिफाइन अच्छे से किया हुआ है इस वर्ड को कि क्या होता है, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, तो ऐसी फीलिंग होती है स्क्रपल्स जो आपको कुछ गलत करने से हेजिटेट करती है, ठीक है, हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, आप हेजिटेट होते हो कुछ गलत करने से, तो कुछ गलत करने से आपको हेजिटेट करती है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, स्क्रपल्स। तो जो उत्तेजना थी मेरी, जो मेरी उत्सुकता थी इसको जानने की, जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, उसने क्या किया, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, उसने मेरे जो ऐसी फीलिंग्स थी उसको क्या कर दिया, दबा दिया एक तरह से। तो मुझे जो मेरी उत्सुकता थी वो हावी हो गई इसके ऊपर, इसका कहने का मतलब ये है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, तो इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड यानी बॉक्स के अंदर क्या था, देयर वॉज एन एनवलप, यहाँ पे क्या था, बॉक्स के अंदर जो उसको एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था ब्लैक कलर का, उसके अंदर एक एनवलप था। एनवलप का मतलब आप जानते हो, जिसमें लेटर वगैरह डालते हैं, वो वाला जो लिफाफा होता है, ठीक है, पत्थर डालने वाला, वो एनवलप मिला उसको। द एड्रेस रीड, उसने क्या किया, एड्रेस पढ़ा, इसमें क्या किया, एड्रेस को पढ़ा। एड्रेस क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर, द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, क्या लिखा था इसमें, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस, क्या है जगह का नाम, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट शहर का नाम है, पहले ही आपको बता चुके हैं, डोरसेट, ब्रिडपोर्ट डोरसेट, तो ये सारा एड्रेस है जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। आपको ये जो एड्रेस है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एनवलप के ऊपर एड्रेस जो था वो क्या लिखा हुआ था, तो एनवलप के ऊपर जो एड्रेस था वो लिखा था मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। ये आपको रिमाइंड करना ही करना है, इसको याद करना ही करना आपको, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने क्या किया, इस लेटर को लिया और इसको अनफोल्ड किया, क्या किया, इसको अनफोल्ड किया, अनफोल्ड का मतलब इसको खोला, मैंने इस लेटर को एनवलप से निकाला और उसको अनफोल्ड किया, अनफोल्ड यानी कि उस लेटर को जैसे वो फोल्ड था तो उसको खोला, ऐसे उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये क्या था, इन पेंसिल लिखा हुआ था, पेंसिल में लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और डेट जो थी टॉप के ऊपर, ठीक है, उसके टॉप पर जो डेट थी वो क्या मेंशन करी हुई थी, वो थी 26 दिसंबर 1914, ठीक है, तो डेट आ गई आपके पास, कौन सी डेट को लिखा गया है, ये है 26 दिसंबर 1914, तो 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया था। तो जब बात आ गई 1914 की, तो अगेन आपको रिमेंबर होना चाहिए कि कब की बात है, ये कब का लेटर है,
जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब। आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? तो जंक शॉप में जो ऑथर था उसको क्या मिला था? क्या मिला था उसको जंक शॉप में? ए रोल्ड ऑफ डेस्क। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर? उसकी जो सीक्रेट ड्रॉर में उसने क्या उसको मिला था? तो क्या मिला था सीक्रेट ड्रॉर में? यहाँ पे आपका मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपका क्वेश्चन बनेगा। और देखिए क्या मिला था उसने उसको वहाँ पे सीक्रेट ड्रॉर में? ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट उसमें क्या था? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? तो किस आपको क्या लगता है कि ये किसने डाला था इसमें? तो क्योंकि एड्रेस जो है हमारे पास वो है मिसिस जिम्स लेटर है, तो आगे जाकर आपको पता है कि मिसिस जिम मैकफर्सन के लिए था ये लेटर, उसका एड्रेस लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो ये श्योर है आपको कि मिसिस जिम मैकफर्सन ही थी जिसने ये लेटर उसमें डाला होगा। तो अपने यही गैस कर सकते हैं कि ये लेटर मिसिस जिम मैकफर्सन ने यहाँ पे रखा था। तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यहाँ तक अपने चैप्टर आज पढ़ चुके हैं। अब आगे का जो हमारा चैप्टर है वो अपने कंटिन्यू रखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।